हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और मैं जर्मनी के बारे में और यूरोप के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम हमारी जो डेली लाइफ है वो कवर करते हैं सुरभि एंड दीपक ब्लॉग्स में। अब जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि टाइटल देख के आपको पता चल गया है, हाँ, आप लोगों ने काफी बार मुझे कमेंट किया है कि जर्मनी आने का खर्चा कितना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं ओवरऑल कितना खर्चा होता है अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, एज ए जॉब के लिए आ रहे हैं, या आप एज ए स्पाउस यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, या आपके चिल्ड्रंस भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको एक फिगर पता चल जाएगा कि इतना जो फिगर है वो होना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो एक लाइक तो बनता है। अब चलो चलते हैं। सबसे पहले मैंने डिवाइड किया है कि अगर आप जर्मनी आओगे तो जर्मनी आप किस रीज़न से आओगे। जर्मनी आने के रीजंस जो होते हैं वो कुछ ही होंगे। सबसे पहले या तो आपको इंडिया से बैठे हुए जॉब मिल गई तो आप एज ए जॉब के लिए यहाँ पर आओगे, और एज ए सिंगल हो तो सिंगल एंड जॉब एक कैटेगरी हो गई। दूसरी ये हो गई कि आप मैरिड हो और जॉब आपको वहाँ से मिल गई तो आप आ रहे हो, तो आपके साथ स्पाउस का भी खर्चा हो जाएगा। थर्ड इज आप मैरिड हो, स्पाउस है प्लस आपके चिल्ड्रन है, तो ये भी जो है वो थर्ड कैटेगरी आ गई। और फोर्थ कैटेगरी एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर आओगे। तो ये जो चार कैटेगरी है वो मैं आज कवर करूँगी। स्टूडेंट को फॉर टाइम बीइंग जो है वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक अमाउंट ब्लॉक करना होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप स्टे करने वाले हो जर्मनी में। तो अभी के लिए उसे हटाती हूँ, पर अगर मुझे ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टूडेंट के साथ वो वीडियो ज़रूर कवर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल। तो आप सिंगल एज ए जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला होता है वीज़ा। तो आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है खुद से। अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जर्मनी से तो भी उस वीज़ा का जो कॉस्ट होता है वो 8,000 होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ के रेट्स जो हैं वो कितने चल रहे हैं, पर 8,000 रुपये आप मान लो कि अप्रॉक्सीमेटली वीज़ा का जो होता है वो कॉस्ट होता है, जो इनिशियली आपको देना पड़ता है। हो सकता है कि कंपनी जो है वो बाद में आपको वो अमाउंट जो है वो वापस कर दे, पर इनिशियली वो पैसा जो है वो आपको देना पड़ता है। सेकेंड चीज आ जाती है फ्लाइट। फ्लाइट में भी ये है कि अगर आप एज ए जॉब के लिए जा रहे हो, आपके पास एज ए जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है इंडिया से, तो फ्लाइट टिकट भी जो है वो जनरली कंपनी करती है। पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लाइट के टिकट्स भी आपको ही करने पड़ते हैं और कंपनी जो है वो बाद में उसे रीइंबर्स करती है। तो जो फ्लाइट के टिकट्स होते हैं वो अगर आप मान लो न्यू दिल्ली टू जर्मनी में कोई भी मेजर सिटी आप आओ, जैसे म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, या फिर मुंबई से यहाँ पर आओ, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो होता है 20,000 से 50,000। वो डिपेंड करता है कि आप कितने पहले करा रहे हो। अगर आप जल्दी कराते हो तो टिकट जो होता है वो सस्ता होता है, और अगर आप लेट कराते हो तो टिकट जो है वो महंगा कराते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो जो मैंने टिकट है वो 2 दिन पहले कराया था और मुझे टिकट मिल गया था अराउंड 28,000 में। ऑफ कोर्स बीच में कुछ हॉल थे, तो पहले मुंबई, फिर पेरिस एंड देन फिर स्टुटगार्ट, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन टिकट जो था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल गया था। लेकिन ये बहुत ही डिपेंड करता है केस टू केस कि आप किस टाइम पे करा रहे हो, उस टाइम पे फ्लाइट्स में जो एयरलाइंस है उनके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो ऑन एन एवरेज मैं 20,000 से 50,000 जो है वो टिकट्स का मान लेती हूँ। एक टिप और मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ कि अगर आप परमानेंटली यहाँ पर आ रहे हो और आपके पास बहुत सारा सामान है तो आप बिजनेस क्लास भी टिकट बुक करा सकते हो। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपका बैगेज अलाउंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सम केसेस अनलिमिटेड होता है, तो आप कितना भी सामान जो है वो इंडिया से जर्मनी ला सकते हो। तो ये एक जो होती है वो टिप हो सकती है। पर मैं तो सिर्फ एक बैग और एक बैगेज, मतलब एक चेक इन बैग और एक बैगेज लेके आई थी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मेरे हस्बैंड के साथ भी सेम ही केस था तो उसको भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सेकंड इज फ्लाइट टिकट जो 20,000 से 50,000।
थर्ड चीज़ आ जाती है वो है आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है जब आप वहाँ से यहाँ पर आते हो, और वो होता है कुछ 19 यूरो के लगभग और $19 के लगभग। तो लगभग लगभग आप मान लो 1800 से 2000 के लगभग जो होगा वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी कंपनी जो है वो आपको बाद में रीइम्बर्स कर देती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर वो कंपनी जो है वो फ्लाइट टिकट बुक कर रही है तो वो उसके साथ ये भी जो है जो इंश्योरेंस है वो भी बुक करती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा आपका जो पैसा है, जो आपका बजट है वो उसमें लगता है। अगर आप इनिशियली यहाँ पर आते हो तो जो आपका एकोमोडेशन होता है वो आप मान लो एक सिंगल पर्सन के लिए 40,000 से 80,000, मतलब आपको 450 यूरो से 550 यूरो में जो है वो अच्छा सा एकोमोडेशन मिल जाएगा। अगर आप सिंगल एज ए आ रहे हो, और मैं सिंगल के लिए ये बता रही हूँ, तो बहुत सारे फेसबुक में ऐसे ग्रुप्स हैं, तो आप एज ए वेगे भी ले सकते हो, या दूसरी चीज़ मतलब वेगे होता है शेयर्ड अपार्टमेंट, या दूसरी आप बहुत सारे आप ही जैसे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और एज अपार्टमेंट में रहते हैं। आप फेसबुक के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप वहाँ पर 1 महीने या 2 महीने जितना भी टाइम है आप वहाँ जाके इनिशियली रह सकते हो। शेयर्ड अपार्टमेंट में जो कॉस्ट होता है वो कम पड़ता है, तो लगभग लगभग इतना ही होता है 450 टू 550 यूरो के लगभग। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप यहाँ पर आते हो कुछ कंपनीज के साथ जो होता है वो उनके खुद के अपार्टमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो 1 महीने के लिए वो एम्प्लॉयज़ के लिए एज ए फ्री स्टे भी देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसी सुविधा जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए मैं जो ये कॉस्ट है वो आप अपने माइंड में बियर करके रखो। एट द एंड आप कंपनी से बात कर सकते हो कि क्या उनके पास अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है। द फोर्थ पॉइंट इज जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक पूरे महीने का एक्सपेंसेस। एक पूरे महीने का जो एक्सपेंसेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन का 350 यूरो होता है, पर मैंने एक हायर साइड के लिए 50,000 रुपीज़ जो है वो उसके लिए लगा रखा है। उसमें आपको क्या क्या हो जाएगा, एक तो ग्रॉसरी, फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड होंगी, खाना पीना ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंड चीज़ें जो होगी, जैसे आप कहीं पर रह रहे हो और वहाँ से आपको अपने ऑफिस जाना है, तो जैसे बस या ट्रेन का जो मंथली पास होता है वो 80 यूरो से 120 यूरो होता है, तो वो भी इंक्लूडेड है। तो आप 50,000 एज ए मंथ का जो है वो कॉस्ट जो है वो मान के चलो कि आपका यहाँ पर खर्चा होगा सारे अदर कॉस्ट को हटाने के बाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इंक्लूड कर लूँ, वो है वीकेंड ट्रैवल। अगर आप शुरू में मतलब इनिशियली यहाँ पर यूरोप में आए हो तो आपके मन में ज़रूर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि आप यूरोप ट्रैवल करो, और वो यूरोप ट्रैवल आप वीकेंड पे ही कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आकर इनिशियली जॉब स्टार्ट करते हो तो वो जो है वो अगर आप पर डे का खर्चा मान लो तो वो 120 टू 150 यूरो होता है, तो वो 50,000 रुपीज़ भी आप मान के चल सकते हो कि वीकेंड पे आप खर्च कर लो, अगर आप एक आध वीकेंड पे जाते हो या नहीं। वो मैंने ओवरऑल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है इंसान के बजट टू बजट पे। अगर आपके पास बजट है तो ऑफ कोर्स आप एक बार के आप 4 बार जाओगे हर एक वीकेंड पे, और नहीं है तो आप नहीं जाओगे। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हो सकता है कि एज ए सिंगल पर्सन आप जब आ रहे हो तो आप वो चीज़ जो है वो थोड़े टाइम बाद सोचो, यहाँ पर कुछ मंथ रहने के बाद, पर ये भी एक खर्चा होता है जो होता है अगर आप अपने खुद के फ्लैट में जो है वो शिफ्ट होना चाहते हो, आप शेयर्ड अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपको 1 मंथ का डिपॉजिट देना होता है और 3 मंथ्स का जो है वो एडवांस देना होता है, जो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लमसम अमाउंट होता है। और इसकी एक टिप ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो हर एक कंपनी जो है वो आपको एज ए एडवांस जो है वो पेमेंट कर सकती है, तो कंपनीज के पास ऐसी सुविधा होती है कि आप एडवांस पेमेंट जो है वो ले सकते हो, और वो जो एडवांस पेमेंट है वो आप मंथली उन्हें जो है वो वापस कर सकते हो। वो मान लो कि अगर आपने 3,000 यूरो जो है वो इनिशियल मंथ में लिया तो 500 यूरो जो है वो आप 6 मंथ्स में उन्हें दे सकते हो। ये जो है वो एक टिप होती है। तो ये जो है वो सारा अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड आएगा 1,29,000 to 30,000 रुपीज़ के लगभग। इसमें जो मैंने फ़्लाइट टिकट है वो 30,000 एज एन एवरेज लिया हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कि आप कब कर रहे हो।
और मैंने इसमें जो आपका वीकेंड ट्रिप है वो इंक्लूड नहीं किया है। अब इसमें से आप एक चीज़ और मान लो कि हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो फ्लाइट टिकट जो है वो रिम्बर्स करेगी या आपको कुछ रीलोकेशन अमाउंट देगी, तो वो आप उस पर डिटेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल एज ए सिंगल पर्सन यहाँ आने का खर्चा है 1,30,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आप एज ए स्पाउस यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि मैंने दीपक को यहाँ पर ज्वाइन किया था, उसका कितना खर्चा है। तो उसके लिए स्पाउस के लिए एक तो कंपनी, ज़्यादातर कंपनी जो है वो स्पॉन्सर्स नहीं करती है फ्लाइट टिकट और बाकी सारे चीज़ें, तो आपको ही करना पड़ता है। पर ऑफ कोर्स एक बार जब आपका स्पाउस या आपके चिल्ड्रन यहाँ आ जाते हैं तो बाकी सारे इंश्योरेंस जो हैं वो कवर्ड होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और उसका कितना कॉस्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले स्पाउस की बात करते हैं, फिर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो स्पाउस में वीज़ा कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, 8,000 उतना ही होता है स्पाउस वीज़ा या फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए 8,000। उसके बाद होता है फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट का भी सेम ही है जो मैंने आपको बताया, 20,000 से 50,000। आपको जो है वो एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो कि टेम्पररी इंश्योरेंस होगा, वो भी 19 यूरो के लगभग, 19 यूरो से 20 यूरो के लगभग आता है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा हो सकता है कभी कभी आपका मैरिज वेरिफिकेशन हो तो उसमें 40,000 से 50,000 या 25,000 से 50,000 जो है वो आपको देने पड़े। तो ये सारा जो कॉस्ट होता है वो होता है स्पाउस के लिए। मेरे केस में मुझे कोई भी वेरिफिकेशन के लिए पैसा नहीं देना पड़ा, तो उस केस में मेरा जो अमाउंट है कुछ 38 या 39,000 के लगभग लगा आने का यहाँ पर खर्चा। दूसरी बात ये होती है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्पाउस पहले ही देख लेते हैं, जैसे घर का पूरा डिपॉजिट वो दे दिए होते हैं, तो आप के पास एक जगह होती है रहने के लिए। बाकी सारी चीज़ें भी जैसे खाने पीने का खर्चा होता है वो एक पर्सन ऐड होने पे इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता, तो वो मैं सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। जस्ट आप जर्मनी तक पहुंचने का कितना कॉस्ट होगा वो अराउंड 39,000 से 40,000 होगा। इन केस आपका मैरिज वेरिफिकेशन हुआ तो आप 25,000 से 50,000 जो है वो और एडिशनल जो है वो लेके रखो। दूसरा है, अगर आपका चिल्ड्रन आप के साथ ज्वाइन करेगा तो उसका भी सेम है कि वीज़ा फीस लगेगी। वीज़ा फीस जो होती है वो सेम ही रहती है। और उसके बाद फ्लाइट टिकट जो है ऑफ कोर्स आपके चिल्ड्रन के लिए भी, अगर वो बहुत छोटा है 6 महीने से कम है तो ही टिकट नहीं लगता, उससे ऊपर जो है तो सेम टिकट लगता है। तो आप सेम टिकट मान लो 20,000 से 30,000। इंश्योरेंस जो है वो आपके चिल्ड्रन का भी आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप आओगे तो ऑफ कोर्स आपके पास रेसिडेंट होगा, क्योंकि आप फैमिली रियूनियन वीज़ा या स्पाउस वीज़ा पर यहाँ पर आ रहे हो। तो चिल्ड्रन का भी वही उतना ही होगा, 38,000 से 40,000 के करीब। तो ओवरऑल आप मानो कि जर्मनी में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो ये था आपका खर्चा जर्मनी में आने का। अगर आप एज ए सिंगल जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हो, आप अपने स्पाउस को ज्वाइन कर रहे हो जर्मनी, या आप के पापा जो हैं वो जर्मनी में जॉब कर रहे हो और अगर आप उनको यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, इतना खर्चा होता है, ये माइंड में रखो। और ऑफ कोर्स आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी से बात कर सकते हो, जैसे रीलोकेशन अमाउंट हुआ तो कभी कभी कंपनीज पूछते हैं कि यार रीलोकेशन अमाउंट कितना चाहिए। तो अब आपको पता है कि आपका इतना पैसा जो है वो खर्च होने वाला है यहाँ आने के बाद, तो आप उतना माइंड में रख सकते हो और आप उतने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हो। बट इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको एक करेक्ट फिगर मिले अगर आप यहाँ आने वाले हो या आना चाह रहे हो, या आपको परफेक्ट फिगर नहीं पता कि कितना है। तो सही मायने में तो ये बोला जाए कि अगर आप एज ए स्पाउस यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता। किसी किसी केसेस में हाँ, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनका मैरिज वेरिफिकेशन में ही बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस जैसा मेरा हुआ, मेरा यहाँ पर आने का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं लगा। मेरा टिकट भी बहुत कम था, तो मेरा 38,000 में मैं यहाँ पर आ गई। और दीपक का जो है वो फ्लाइट टिकट, इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कंपनी ने रीइंबर्स कर दी थी। पर ऑफ कोर्स इनिशियली उसके पास 1 लाख या 1.5 लाख रुपए होना था यहाँ पर आने के लिए।
प्लस आपको जो डिपॉजिट देना था 3,000 यूरो के लगभग, वो तो इतना जो है वो आपके पास, आप मान लो 5 लाख से 6 लाख जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए अगर आप जर्मनी में आ रहे हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करना। हमारा व्लॉगिंग चैनल है वो देखना मत भूलना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं हम जर्मनी के बारे में। और आपको क्या पता करना है जर्मनी के बारे में वो जरूर 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 कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक 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 लाइक, क्योंकि 500 लाइक का टारगेट है इस वीडियो के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।